मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा अकाउंटिंग का मीनिंग कंप्राइजेज रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसके क्या थे? मॉडर्न अकाउंटिंग की डेफिनेशन में एडिशनल पार्ट थे। ओके, ये अपन ने पढ़ा। अकाउंटेंसी मींस रूल्स एंड प्रिंसिपल टू डू काउंटिंग, ये अपन ने पढ़ा। अकाउंट्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट क्लास में पढ़ा कि फॉर डूइंग अकाउंटिंग वी नीड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। इवेंट का मतलब होता है एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मशीन खरीदी 10 लाख, बेची 11 लाख, बोथ आर ट्रांजैक्शन। लाख रुपए का फायदा क्या है? इवेंट। सामान बेचा क्रेडिट 5 लाख का, 4 लाख आ गए, तो 5 लाख का माल बेचा, दैट इज ट्रांजैक्शन। 4 लाख रिसीव हुए, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। 1 लाख बीच में अपने लेने हैं डेटर से, बैलेंस शीट में आएगा, दैट इज इवेंट। बैलेंस शीट में बचे हुए सारे बैलेंस क्या हैं? इवेंट है। सारा असेट्स बेचने का फायदा नुकसान इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है। जीपीएनपी इवेंट है। वो अपन ने ट्रांजैक्शन नहीं की, वो ट्रांजैक्शन के बाद एंड में फायदा बचा, नुकसान बचा, पैसे लेने बचे, कैपिटल का बैलेंस बचा, ऑल आर इवेंट। तो दोनों की जरूरत है। अकाउंटिंग के फंक्शन में क्या आता है? मेजरमेंट करती है अकाउंटिंग, किसी का? फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस का। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, कितना मैन्युफैक्चर करें, एक्सपोर्ट करें ना करें, ये किससे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन दूसरों से किसके थ्रू होगा? बिजनेस का कंपैरिजन तो बड़ी असेट्स देख के, वही बात बिल्डिंग देख के नहीं होगा ना। कौन सा अच्छा है या नहीं, उनके जीपी को कंपेयर करो, उनके एनपी को कंपेयर करो, उनका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड को कंपेयर करो, अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करो। ये सब रेशो से कंपैरिजन करना है, तो रेशो सोल्व कहाँ से होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ही तो रेशो सोल्व होते हैं, और उन रेशो से कंपैरिजन करते हैं हम। रेशो सारे बैलेंस कहाँ से लेते हैं? यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो अकाउंटिंग में आप कंपैरिजन भी करना चाहें तो पॉसिबल है, ये इसके फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक। फोरकास्टिंग, हाँ, पास्ट के अकाउंट देख के फ्यूचर की क्या होगी? प्लानिंग होगी, फोरकास्टिंग होगी, ये सब इसके फंक्शन है। यूजर कौन कौन है? इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब पढ़ लिया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन जानना, इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है ये देखना। परफॉर्मेंस बिजनेस की जानना, फायदा या नुकसान P&L से पता लगेगा। और मेमोरी के लिए भी ये जरूरी है, कल को एविडेंस का भी काम करता है। कल को कोर्ट में आपको हो जी मैंने इस बंदे से पैसे लेने हैं, कोर्ट कह सकता है भी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ला, उसमें दिखाया तूने पैसे लेने, बिजनेस में उधार बेचा था या नहीं, कहाँ है डेटर तेरी बुक्स में? तो ये एविडेंस का भी काम करते हैं कल को कि हाँ देखो ये पैसा लेना देना है। ओके, इस तरह से। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले दो पार्ट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, बोथ आर कवर्ड अंडर बुक कीपिंग। अगर कंप्यूटराइज अकाउंट बनाते हैं टैली वगैरह, तो रिकॉर्डिंग ही बुक कीपिंग है समझो। क्यों? क्योंकि वहां लेजर हम नहीं बनाते, वो पैकेज ही इतना बढ़िया है टैली वाला, वो अपने आप क्लासिफिकेशन कर देता है, यानी लेजर बना देता है, टीवी बन जाता है। बस फीडिंग जर्नल वाली सही करना, तो वहां रिकॉर्डिंग ही क्या है? खाली बुक कीपिंग। मैनुअली बनाते हो तो रिकॉर्डिंग के साथ कहाँ क्या करना है? लेजर भी बनाना है, क्लासिफिकेशन। बोथ आर द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एक स्टेप और आगे है, समराइजेशन या एनालाइजिंग, वो और ऐड कर दें बुक कीपिंग में तो क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक स्मार्ट वर्क है। डिसीजन किसके बेस पे होते हैं? अकाउंटिंग के बेस पे होते हैं। तो आप पेज नंबर 4 पे सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग देखना, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी सब फील्ड है? सबसे ज्यादा जो चलता है आपको सुनने को मिलता है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो डेबिट क्रेडिट कर रहे हो या ये ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हो, ये कौन सी अकाउंटिंग है? +1 +2 फाउंडेशन में पढ़ते हो, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैंडेटरी है, हर एक छोटे या बड़े इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को इसे फॉलो करना है। मैंडेटरी फॉर ऑल, मैंडेटरी
फॉर ऑल। ऐसे अगर ये नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, लॉस कैसे पता लगेगा, कल को डिफरेंट यूजर को कॉपी दोगे कैसे, बैंक वालों को लोन लेना है लेंडर से, क्रेडिटर से उधार लेना है उसको दिखानी है, टैक्स डिपार्टमेंट को अगर वो भी एक्सटर्नल यूजर है ना, उन्होंने टैक्स लगाना है तो वो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट देखेंगे भाई कितना प्रॉफिट है। तो ये मैंडेटरी है, छोटे बड़े इंस्टीट्यूशन सबको फॉलो करनी पड़ती है। क्या काम करती है ये, फाइनेंशियल पोजीशन निकालती है बैलेंस शीट, और परफॉर्मेंस यानी फायदा नुकसान बताती है, ये सब के लिए मैंडेटरी है। ओके, एक फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ये बड़े बड़े हैवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन पे एप्लीकेबल है नॉर्मली, जैसे स्टील कंपनी होगी या शुगर फर्टिलाइजर वाली कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चर करती हैं, एविएशन वाली कंपनी एटसेट्रा, ये जो हैवी मोटर व्हीकल कंपनीज, ऐसी कंपनीज, इन कंपनीज में कॉस्ट अकाउंट बनाना जरूरी है। सरकार एक लिस्ट बनाती है, रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी सेक्टर कुछ इस तरह, उसमें जो कवर्ड होती हैं इंडस्ट्रीज उनको कॉस्ट अकाउंट फॉलो करना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंट बनाने पड़ते हैं। याद रखना, जिनको कॉस्ट अकाउंट बनाने पड़ते हैं ये एक्स्ट्रा काम है, उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करनी है। उनके काम क्या हो गए, दो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी और कॉस्ट अकाउंटिंग भी। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन एम होता है ये स्टडी करवाना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट बता देती है। जैसे मान लो आपको एक रोड बनानी है, सरकार ने कहा कि हमें रोड बनवानी है दिल्ली टू अलवर, दिल्ली टू अलवर 120 किलोमीटर रोड है, ये बनवानी है। आप टेंडर कोट करो कितने में बनाओगे। अब बिल्डर लोग जो हैं उन्होंने टेंडर कोट कर दिया सस्ता, मान लो कंपटीशन में कि कोई और ना ले जाए ये कॉन्ट्रैक्ट, सस्ता कर दिया और कल को लग गए रोड पे ज़्यादा, तो वो तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इसमें भी हेल्प करता है उनको ये असेस करवाने में कि रोड बनाएंगे तो करीब करीब कंक्रीट सीमेंट कितना लग जाएगा, लेबर कितनी लग जाएगी, और मशीनों का डिप्रिसिएशन, वो सब सारा कुछ अंदाजा लगा के कितनी कॉस्ट पड़ेगी। देन आफ्टर वो सफिशिएंट क्या जोड़ेंगे, अपना प्रॉफिट, और कोटेशन दे देंगे कि हाँ ये रोड हम इतने में बना देंगे। कॉस्ट अकाउंट इस चीज में आपकी हेल्प करती है। जैसे आप ये मार्कर बनाते हो हैवी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, तो आपने कॉस्ट का आइडिया लगाया कि एक मार्कर 20 रुपए में बनेगा, तो दुनिया को आपने रेट 25 रुपए कोट कर दिया कि थोड़ा मार्जिन हो जाएगा। लेकिन ये रेंड पे देखा कि आपका ये मार्कर 24 में बन रहा है, आपको तो एक्सपेक्टेड जो था वैसा नहीं हुआ, एक्चुअल रिजल्ट कुछ और है। तो आपको स्टडी करना होगा कि आखिर डेविएशन कहाँ है। मटेरियल जो सोचा था उससे ज़्यादा लगा कि लेबर लगी कि अदर इनडायरेक्ट खर्चे ज़्यादा लगे। स्टडी करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उस वजह को कंट्रोल कर सकें, कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। लेकिन अगर ये लगता है कि भाई ना ये एक्चुअल है, कॉस्ट हमने एस्टिमेट गलत की थी, इतनी तो लगेगी, तो नेक्स्ट टाइम फिर पेन का रेट बढ़ाएं, फिर क्या इलाज है। तो ये सारी स्टडी किस में आती है, कॉस्ट अकाउंट में। फॉर फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको तो बस ये नेम याद रखने हैं कि 5 सब फील्ड हैं, मैंने ब्रीफ बता दिया। इंटरमीडिएट 1 में आप ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे 100 मार्क्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग होती है, तरह तरह के डिसीजन इसी काउंटिंग के थ्रू लेते हैं। इसमें रेशो की स्टडी होती है, इसके अंदर मेक और बाय, कोई चीज खुद बनाएं या बनी बनाई खरीदें, वो स्टडी होती है। एक्सपोर्ट करें कि ना करें, एक्सपोर्ट और नॉट, वो स्टडी होती है, एटसेट्रा। मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग होती है। ये टेक्निक ऐसी है जैसे रेशोज को कंपैरिजन करना दूसरों से, हाउ टू इंप्रूव आवर पोजीशन, ये स्टडी करना। और इसमें ये जैसे कोई प्रोडक्ट, मान लो आपकी कंपनी है हुंडई कंपनी की बात करें, वो टायर नहीं बना रही, मान लो टायर वो MRF CAT वगैरह के सीधा डॉल्फिन के या जो भी ब्रिजस्टोन के लिए सीधा गाड़ियों में लगा देती है, रेडीमेड बाय करती है, गाड़ियों में टायर लगा देती है।
अब वो कंपनी सोच रही है क्यों ना टायर भी हम मैन्युफैक्चर कर लें, इतनी गाड़ियां बिकती हैं तो हमें टायर भी बड़े सस्ते बन जाएंगे। वो स्टडी करना है कि मेक करें कि बाय करें। आपकी मदर घर में कभी आपका मूड बन गया शाही पनीर खाने का या मटर पनीर खाने का, तो पनीर क्या करते हैं, घर में बनाते हैं? बहुत कम। हम अक्सर क्या करते हैं, बाजार से रेडीमेड ले आते हैं, क्योंकि आपको चाहिए कितना, थोड़ा सा। मान लो आपको सपोज के मटर पनीर बनाना है, 150 या 200 ग्राम पनीर चाहिए, कौन झंझट करे घर में बनाने का? या तो क्वांटिटी चाहिए 5-4 किलो, फिर तो ठीक है, अभी बढ़िया बन जाएगा, सस्ता बन जाएगा। थोड़ा सा चाहिए तो उस पर बनाने पे इतनी मेहनत लग जाएगी, एक्सपेंसिस ज़्यादा लग जाएंगे, बजाय सीधा रेडीमेड ले आओ। आइसक्रीम है, बच्चा रो रहा है, कहता आइसक्रीम खानी है, 10-20 रुपए की आइसक्रीम दी, बात खत्म। खुद बनाने बैठोगे क्या? या तो क्वांटिटी में बनानी हो। वही स्टडी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाती है कि कोई प्रोडक्ट रेडीमेड लें या बना बनाया लेके लगाएं या खुद बनाएं, एक्सपोर्ट करें कि इंडिया में बेचें, क्योंकि एक्सपोर्ट में कई बार पैसे कम मिलते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, मार्जिन कम होता है, लेकिन गुडविल का सवाल है, फ्यूचर में भी और ऑर्डर आ सकते हैं। ये सारी स्टडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाती है, मैनेजमेंट गुरु टाइप लोग जो ये सारी स्टडी करते हैं। एक है सोशल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बोलते हैं इसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, या ओनली आप सोशल अकाउंटिंग भी कह सकते हो। ठीक, लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो ये दोनों तो आपके इंटरमीडिएट लेवल में नहीं है, ये आप +1 +2 फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, अगेन आप इंटर 1-2 में फिर पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बड़ी वास्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग उतनी वास्ट नहीं है, इंटर लेवल में आपके आएगी पूरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटर 2 लेवल में आएगी, बहुत लेंथी नहीं है। जैसे इसमें ऐसे डिसीजन भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि भी मान लो आपको कार लेनी है, डीजल कार लें कि पेट्रोल कार लें, डीजल कार या पेट्रोल कार, ये डिसीजन। पेट्रोल कार लेनी है तो ये है कि सस्ती है, लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट, पेट्रोल का खर्चा क्या है, महंगा। डीजल कार लोगे, महंगी है, लेकिन उसका क्या है, रनिंग कॉस्ट कम। अब कैसे डिसीजन लेना है, वो देखना है चलानी कितनी है। मान लो दिनेश ने इलेक्ट्रिक, वो आती है ना इलेक्ट्रिक, आजकल 2 व्हीलर आ रहे हैं, ये लेने वाला था कोई एक्टिवा जुपिटर जो पेट्रोल पे चलती है, और ये इसको किसी ने कह दिया आजकल इलेक्ट्रिक आ रही है, वो ले ले। इलेक्ट्रिक ले तो ले, लेकिन इलेक्ट्रिक का फायदा तब है जब चलानी ज़्यादा है। ये कहता जी मैं तो हफ्ते में कोई 10-15 किलोमीटर चलाता हूँ, मुझे कहीं जाना तो होता नहीं, तो भैया फिर पेट्रोल वाली ले ले, क्योंकि पेट्रोल वाली का चार्ज करने का झंझट नहीं, उसकी स्पीड अच्छी है, उसकी सर्विस सस्ती है। ये इलेक्ट्रिक वाली में तो झंझट ही है, चार्ज नहीं हुई कभी कुछ और स्पीड भी नहीं बनती। सस्ती तब पड़ेगी अगर डेली आपकी कोई 50-60 किलोमीटर चलनी है दुकान पे, थोड़ी बहुत चलानी है तो फिर क्या ले लो, पेट्रोल वाली ही ले लो। तो वैसा ही है बिल्कुल डीजल पेट्रोल का डिसीजन, ज़्यादा चलनी है तो कौन सी डीजल या इलेक्ट्रिक, और कम चलनी है तो पेट्रोल। तो ये सब डिसीजन मेकिंग किस अकाउंटिंग के अंदर आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बड़े ध्यान से डिसीजन लेना पड़ता है। चलो, ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, नाम से क्लियर है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग है, सीए फाइनल में थोड़ी सी डिटेल पढ़ने को मिलेगी। इंडिया के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम। मैं अपनी बात करूं, मैंने बहुत साल पहले एमकॉम में पढ़ा था ये टॉपिक, सोशल अकाउंटिंग। इसमें क्या ना, ग्रेड देते हैं, नंबर देते हैं कि टूवर्ड्स सोसाइटी वी आर सोशल एनिमल, सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के साथ रहना है। तो हमारे सोसाइटी को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, इसमें नंबर दिए जाते हैं कि कितने पॉजिटिव पॉइंट हैं सोसाइटी के लिए, कितने नेगेटिव। फिर देखा जाएगा बिजनेस आपका सही चल भी रहा है कि नहीं, बंद करना चाहिए या चलाना चाहिए। सोसाइटी को आपके क्या फायदे हैं, स्टडी करो, इसमें यही स्टडी की जाती है। आप एक रिपोर्ट बना के दो, सोसाइटी के लिए आपको क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो आप, काम धंधे, सरकार को टैक्स देते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो, मान लो फैक्ट्री लगा रहे हो आप जोधपुर में, तो वहां पे स्टडी करो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे,
कितना सरकार को टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स बनेगा, कितना कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, सही रेटों में मिलेगा, और आपके प्रोजेक्ट की वजह से आसपास और भी काम धंधे शुरू हो जाएंगे, लेबर आएगी तो उनके लिए खाने के ढाबे खुल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन वालों का, ऑटो वालों का काम चल पड़ेगा। ये सब सोसाइटी के लिए क्या है, आपके पॉजिटिव पॉइंट। अब आप एनालाइज करो नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ये कि पोल्यूटिंग यूनिट होगा, थोड़ा बहुत पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी वो। दूसरा, जब फैक्ट्री लगेगी तो वहां पे क्या है, स्ट्राइक, दंगे फसाद, वो होने का भी डर है, डेडलॉक जैसी पोजीशन, ये नेगेटिव है आपका सोसाइटी के लिए। कंपटीशन में कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, स्ट्राइक, ये वो। तो ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है और आपको एनालाइज करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है तो आपको कोई राइट नहीं मॉरल ग्राउंड पे फैक्ट्री चलाने का। लेकिन आपको क्या लगता है, हम हिंदुस्तान में हैं, क्या ये सही ग्रेडिंग हो जाएगी? यहाँ सही ग्रेडिंग कर लेगा कोई? सही ग्रेडिंग? आपने अपनी गाड़ी का पोल्यूशन कार्ड चेक बनवाया होगा, बनवाते हो, पोल्यूशन चेक करवाते हो? किसी को आज तक उसने ये कहा तेरी गाड़ी मोर पोल्यूटिंग है, मत चला, पोल्यूशन फैल रहा है ना? आपके माइंड में तो ये 50 रुपए का एक फाइन है मेरे पे, ये 2 व्हीलर पे 6 महीने बाद देना है। आधी बार तो वो क्या है, स्मोक चेक ही नहीं करता, मशीन लगाते ही नहीं, उसके पास पिछले वाला फीड होता है कि पिछला पोल्यूशन कब बना, उसी को एडिट करके फिर से दोबारा निकाल देता है अगले 6 महीने के लिए। कोई फायदा हो रहा है उसका सोसाइटी को? सीधा सरकार पैसे वैसे ही ले ले। भाई बनाया तो इसी तरह था कि व्हीकल चेक करो, जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाए तो उसको बंद करो, उसकी रिपोर्ट करो, पर आपको पता है वो हो क्या रहा है। सिस्टम वैसी सोशल अकाउंटिंग है, पर इसको अभी स्टैंडर्डाइज करना अभी करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी तक इसका कोई फॉर्मेट उतना स्टैंडर्डाइज नहीं है, चल रहा है। एक आने वाले टाइम का एक अच्छा टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में अच्छे पढ़ने को मिलेंगे, प्राइस लेवल चेंजेस वगैरह। आज हम हिस्टोरिकल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो हुआ लिखते जा रहे हैं, ठीक है, लिखते जाते हैं, हर चीज़ नोट डाउन करते जाते हैं। लेकिन आप देखो चीज़ों के रेट अप डाउन हो रहे हैं, तो सही स्टडी तो ही होगी पोजीशन की जब उन चीज़ों को माइंड में रखा जाए। पर वो बड़ा मुश्किल है। प्राइजेस मार्केट में तरह तरह के, किसी मार्केट में क्या, किसी में क्या, होलसेल रेट अलग, रिटेल रेट अलग। तो चल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, वो कहते हैं हिस्टोरिकल अकाउंटिंग चलाओ भैया। रियलिटी तो है कि चीज़ इतने की खरीदी 10 लाख, उसका सबूत तो है, लिखो 10 लाख। रेट अप डाउन को फॉलो करना कहता इतना आसान नहीं है। ये स्टडीज आने वाले टाइम में आपको पढ़ने को मिलेंगी। अभी अपने लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और ये सब नया है। चलो, तो सोशल अकाउंटिंग कुछ इस तरह की रहती है, जिसमें इस तरह की ग्रेडिंग देते हैं आप। नेक्स्ट एंड लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आज से कुछ साल पहले तक हमेशा मल्टीपल एम पे ध्यान दिया जाता था। मल्टीपल एम, एम मीन्स मनी, मनी मैनेजमेंट, M means material, M means machine, etc. इनकी मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता था। कैसे मटेरियल बचाएं, कैसे मशीनों का अच्छा यूज करें, कैसे मनी तो है ही मैनेजमेंट सबसे बड़ी। इन चीजों पे हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेस ने ध्यान दिया। कभी एक और एम पे ध्यान नहीं दिया, मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन पावर। इनकी स्टडी अच्छे से इस पे फोकस नहीं किया गया। लेकिन आजकल लोग मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, MBA ह्यूमन रिसोर्स में, HR में करते हैं ना, तो मैन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वरना सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे आपके। ये क्या है, इसमें यही स्टडी करना है, हाउ टू पे वर्कर्स टू प्रोवाइड देम मोर सेटिस्फैक्शन, वो खुश रहें एंड बी मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड भी रहें। इस तरह की लेबर को पेमेंट की स्टडी और लेबर के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना आजकल ये जरूरी है। सरकारों ने जरूरी कर दिया भी, जो वर्कर काम करता है कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए उसका इंश्योरेंस करवाओ। फैक्ट्रीज में बिल्डिंग तक भी बनती है ना, तो वर्कर का बीमा करवाना चाहिए आपको, और उनको मेडिकल करवाओ, उनका हेल्थ चेकअप करवाओ, वहाँ डॉक्टर बिठाओ, प्लस उनको पे ऐसे दो कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अच्छा काम करने वाले को इनाम दो, थोड़ी एक्स्ट्रा पे दो,
खुश होगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक इस तरह। तो मतलब इस तरह की सारी स्टडी किस में आती है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। मैन मैनेजमेंट से रिलेटेड फाइनल लेवल में आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी कहीं नहीं है। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप इंटर लेवल में पढ़ लेंगे, बाकी तो आगे के लेवल में, ठीक। तो कितनी सब फील्ड होगी? फिलहाल नेम ही काफी है, फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ब्रीफ मैंने बता दिया कि किसमें क्या क्या आता है, नॉलेज के लिए बता दिया, बाकी यहां पे हमें कुछ इतना रिक्वायर्ड नहीं है, नेम ही काफी है। तो 5 तरह की अकाउंटिंग होती है, धीरे धीरे आप पूरी सीए में कंप्लीट पढ़ लोगे। इससे पीछे का क्वेश्चन देखना, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इससे लास्ट वाला, डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हाँ जी, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग क्या? रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग तो जस्ट क्या है? रिकॉर्डिंग। और जबकि अकाउंटिंग में क्या है? इट इंक्लूड्स समराइजेशन, कंडेंसेशन, ये वो सिर्फ रिकॉर्डिंग से बेस्ड है, क्लासिफिकेशन कभी कभार, इसमें समराइजेशन भी। बुक कीपिंग पहले होगी या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। ऑर्डर क्या है? पहले बुक कीपिंग, देन आफ्टर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए ना, इट इज जस्ट लाइक क्लरिकल वर्क। और अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए? पूरी स्पेशलाइजेशन। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर अकाउंट एज पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, अदरवाइज नहीं। बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग पहले, फिर अकाउंटिंग बाद में। अकाउंटिंग के बेस पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है, फाइनल अकाउंट ही नहीं बने। रिकॉर्डिंग लेजर के बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, फोरकास्टिंग हो सकती है। फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट ऑफ बिजनेस कुछ भी नहीं पता लगेगा। सारी डिसीजन मेकिंग किसके बेस पे होती है? अकाउंटिंग के बेस पे। अकाउंटिंग की 5 सब फील्ड हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और जबकि बुक कीपिंग की ऐसी कोई सब फील्ड नहीं है। तो यही डिफरेंस था। ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, वो समराइजेशन से। ये बेस है अकाउंटिंग का, और वो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का, ना कि बुक कीपिंग का। ओके। डिसीजन मैनेजरियल किसके बेस पे? अकाउंटिंग के, ना कि बुक कीपिंग के बेस पे। सब फील्ड होती है, उसकी नहीं होती, ठीक। बुक कीपिंग से फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी? नहीं। अकाउंटिंग से फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी, सही है। चलो, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी हो गया। नेक्स्ट पेज पे यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। इन्वेस्टर, इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, वो पास्ट के उसके रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन देख के फैसला करता है। शेयर होल्डर, इन्वेस्टर एक ही बात है। ये लोग आपकी अकाउंटिंग के बेस पे डिसीजन लेंगे। एम्प्लॉइज लोग क्या हैं? वो भी डिसीजन लेंगे कि भाई और तनख्वाह मांगे, बोनस मांगे कि नहीं। कंपनी लॉस में आई पड़ी है, बंद होने की कगार पे, तुम कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, धरना दे रहे हैं भाई वो दो हमें बोनस, गलत है, ठीक। वो आपके अकाउंट देखना चाहते हैं। लेंडर, कर्ज दूं कि ना दूं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या गिरवी रखेगा, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे क्या है इसके पास, एसेट्स लायबिलिटी। और परफॉर्मेंस, ब्याज इंटरेस्ट दे भी पाएगा कि नहीं, उसके लिए उसके रिजल्ट देखोगे पास्ट के, कितना कमाता है, तो वो अकाउंटिंग से पता लगेगा। क्रेडिटर सप्लायर, उधार दें कि ना दें, वो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है तो उधार देंगे, वरना नहीं देंगे। कस्टमर, इस प्रोडक्ट में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, पता लगे कल को कंपनी बंद हो जाए तो मेरा गाड़ी ले ली और ले ली, उसका क्या होगा। दूसरा, ये कंपनी के देश के लिए लॉयल है कि नहीं, कस्टमर जानना चाहता है। इसने कंट्री के लिए, कंपनीज ना खर्च करती हैं, एक CSR आता है, एक सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 में, आगे के लेवल में पढ़ेंगे, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, उस पर खर्चा करती हैं कंपनी सोसाइटी पे, जितना कमाती हैं एवरेज 3 ईयर का उसका 10%। वो खर्चा कहाँ किया किस कंपनी ने, कस्टमर भी देखना चाहता है, उसे अच्छा लगेगा कि कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है तो पैसा लगाएगा। वो भी आपके फाइनल अकाउंट देखना चाहते हैं, कहाँ कहाँ क्या खर्चा है। गवर्नमेंट ने तो देखना ही है टैक्स कितना लें, ये सब कुछ
गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है आपको, तो भी देखेगी आपका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सरकार ने टेंडर निकाला, रोड बनानी है, ठीक है, एक बंदा जाके कहता है, राम सिंह कहता है मैं बना दूंगा, सरकार कहती है ला तेरे फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में देखा कैपिटल 80,000 रुपये की है, सेल उसकी कॉन्ट्रैक्ट की 2 लाख रुपए के हैं, तेरे बस का नहीं है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और तू 80,000 रुपये की कैपिटल लगाए बैठा है, तू कहाँ से संभाल लेगा। सही है ना। आपने एक बहुत तगड़ी बिल्डिंग बनानी है मॉल की, छोटे मोटे बिल्डर को दे दोगे, उसको लेटेस्ट पता ही नहीं होगा चीज़ें, वो संभाल ही नहीं पाएगा, जेब से पैसे ही नहीं लगा पाएगा। पैसे तो सरकार से भी बाद में मिलते हैं, साथ साथ काम चलता है, तो वो फाइनल अकाउंट आपके हर कोई देखना चाहेगा। ओके, लास्ट है इसमें क्या, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। वैसे अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, अकाउंटिंग तो एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसके बेस पे क्या है, आपको फाइनेंशियल पोजीशन या सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लगता है, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस का पता लगता है, दूसरों से कंपैरिजन और खुद से कंपैरिजन कर सकते हो पिछले सालों से, ठीक, फ्यूचर की फोरकास्टिंग हो सकती है, कितना बनाएं पिछले बार के हिसाब से बच गया था, ऐसे वो सारा। अकाउंटिंग तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ हैं, कुछ वैसे ही बनाई गई है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सही मायने में तो कोई लिमिटेशन ज्यादा है ही नहीं, फायदे ज्यादा हैं। आपको कह दूं मोबाइल फोन के क्या फायदे क्या नुकसान है, एक बुजुर्ग कह रहा है नुकसान ही नुकसान है सर, बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ते नहीं, करते नहीं, भगवान का नाम लेते नहीं, सुबह उठते रात को सोते मोबाइल। वही कहता है ना, कहीं जा रहा है तो कहता है जी सबसे पहले वहाँ जाके ये देखता है चार्जिंग पॉइंट है ना सबसे ज़्यादा चिंता वही है। लेकिन आज के टाइम में इमेजिन कर सकते हैं कि बिना फ़ोन, ठीक है, मान लिया कि भाई अपना लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना लिया कि व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर टाइम लोग ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं फालतू की डिबेट और इस तरह की चीज़ों में, लेकिन बेनिफिट कितना है देखो, इसके बिना पॉसिबल इमेजिन ही नहीं कर सकते आप फ़ोन के बिना कैसे मैनेज कर लेंगे। कोई कहाँ गया है, फ़ोन है, डर नहीं, किसी का एड्रेस नहीं पता तो भी फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन मतलब अब तो नेट ये वो सब कुछ इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ इस एक तरह से बेनिफिट ज़्यादा है। तो वही चीज़ है, अगर थोड़े बहुत अगर नेगेटिव पॉइंट है तो वो हमारे बनाए हुए हैं, वही चीज़ अकाउंटिंग में। हाँ कुछ एक है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हिस्टोरिकल इन नेचर, भाई ये पास्ट में पढ़ पढ़ के क्या होगा, क्या हुआ क्या नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो वो बता रहा है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये एक्चुअल में अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के लिमिटेशन में लोग कहते हैं इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, जो साल भर में हुआ वो लिखते रहते हैं, पास्ट का लिखती रहती है अकाउंटिंग, फ्यूचर का तो बताती नहीं भी क्या करें क्या नहीं। भैया पास्ट जो है उसको स्टडी करके ही तो फ्यूचर का आइडिया लगता है। ये कहना कि पास्ट लिखती है तो क्या फिर वो एस्ट्रोलॉजी बीच में लाएं, वो बताते हैं एस्ट्रोलॉजर भी ये होने वाला है तेरी जिंदगी में आगे, ये होने वाला है, तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। हिस्टोरिकल है, पास्ट देखो, फ्यूचर का उसके बेस पे फोरकास्ट करो, पास्ट को देख के फ्यूचर की प्लानिंग करो। तो ये लिमिटेशन उतनी अच्छी नहीं है कि भाई हमें ये फ्यूचर बताए, फ्यूचर बताती है, समझने वाला चाहिए। पास्ट के 2-4 साल के अकाउंट को स्टडी करो, फ्यूचर का आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या माल बनाएं, कितना फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये सब। तो ये लिमिटेशन उतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े ऑप्शन देती है ये, मल्टीपल पॉलिसीज आर अवेलेबल, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं तो कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग कहते हैं कंफ्यूजन इन सिलेक्शन, ये भी आपकी कमजोरी है, सिलेक्शन गलत करना, ठीक, बिटवीन पॉलिसीज। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलग अलग ऑप्शन देते हैं। जैसे स्टॉक की वैल्यू लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड है इसमें, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज, माल बचा हुआ कौन सा है, अलग अलग पॉलिसी हैं। आपकी कंपनी किसको फॉलो करेगी कॉस्ट निकालने के लिए बचे हुए माल की। फीफो है तो लेटेस्ट वाला पड़ा है, फर्स्ट आया फर्स्ट गया। लीफो है तो पुराना पड़ा है। एवरेज है तो ये पॉलिसी है, आपको कौन सी ऑप्ट करनी है। डेप्रिसिएशन लगाना है तो भी अलग अलग मेथड है, SLM, WDV। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगानी है
तो भी वैल्यू है कि लॉन्ग टर्म है तो उसकी वैल्यू का रूल अलग है, शॉर्ट टर्म है तो अलग है। तो एक बंदा कहता है यार बड़ी कन्फ्यूजन है, ये तो अलग अलग पॉलिसी दे दी, कहता है जी उसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी बेस्ट ऑप्ट करें। तो क्या ये नेगेटिव पॉइंट है? इसमें नेगेटिव क्या है? बढ़िया बात है ना, ऑप्शंस आर अवेलेबल, आपको बेस्ट ऑप्ट करना है, ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंसी रखनी है। ये बुरी बात कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। ये तो वो बात होगी कि आप किसी रेडीमेड कपड़े के शोरूम पे जाएं और लेडी वहाँ पूछे भाई साहब क्या इसमें कपड़े लेने ये वाले, तो वो 10 तरह की ड्रेस दिखा देता है, इतनी वैरायटी है उसके पास। लेडी कहती है बेकार दुकान है, इतने ऑप्शन दिखा दिए, मैं कंफ्यूज होगी कौन सा लूँ कौन सा नहीं। वो भाई बढ़िया है, एक ही है, कहता मैम बस ये बढ़िया कौन सा? अच्छी बात है ना, ऑप्शन दिखा रहा है। ये तो आपका वीक पॉइंट है कि आप बेस्ट ऑप्ट नहीं कर पा रहे इतने में से, ठीक है ना। बच्चे वाली बात हो गई, बच्चा नई दुकान पे जाके घबरा जाता है, क्या लूं क्या छोड़ूं, सारा कुछ ही अच्छा लग रहा है। तो ये अपनी वीक पॉइंट है, वो कमी उसकी नहीं है कि वो आपको ऑप्शन दे रहा है। अच्छी बात है ऑप्शन दे रहा है, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से बेस्ट ऑप्ट कर लेना, इसमें नेगेटिव नहीं है। ओके, तो कुछ लोग इसको भी नेगेटिव गिनते हैं, पर ये नेगेटिव हमारा है, ये अकाउंटिंग का नेगेटिव नहीं है। और ये कहता है जी जजमेंट बेस है, जजमेंट यूज्ड, हाँ प्रोविजन बनाने हैं तरह तरह के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, असेट्स की लाइफ सेट करनी है, कितने साल होगी लाइफ ऑफ असेट, उसकी स्क्रैप का आइडिया लगाना है, एस्टिमेटेड स्क्रैप, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी का पता करना है, नेट रियलाइज्ड वैल्यू। ये सब पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती हैं चीजें। मैं बैड डेट्स का प्रोविजन बनाऊं और आप बनाएं, हो सकता है अलग सोच हो आपकी और मेरी। मैं रिपेयर का प्रोविजन बनाऊं, एक बंदा थोड़ा कम ही लेके चलता है और एक बंदा थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलता है, तो वो ये पर्सन टू पर्सन जजमेंट का फर्क हो सकता है। अकाउंटिंग में बहुत से एरियाज हैं वेयर जजमेंट इज रिक्वायर्ड और उस वजह से रिजल्ट डिफर हो सकते हैं। बताया था मैंने, मैं अपना ट्रायल बैलेंस आपको दे दूं और आपका दे दूं, दोनों को दे दूं, दोनों रिजल्ट बनाएंगे तो शायद अलग हो जाएं थोड़े, क्योंकि कुछ एरियाज में जजमेंट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा इशू है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस रेगुलर फॉलो करेंगे, पास्ट को देख के और लोगों को देख के, तो शायद ये काफी हद तक क्या है, एक्यूरेट आप जजमेंट कर पाएं। इसके लिए क्या चाहिए? बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस, उसके बेस पे ये जजमेंट, ये चीज़ों का आइडिया लग पाएगा। एक्सपर्ट की हेल्प लो असेट की लाइफ के लिए, बैड डेट्स के प्रोविजन के लिए इस एरिया में क्या चलता है, कैसे के लोग हैं, डिफॉल्टर हैं नहीं है, पास्ट में हमारा कितना बैड डेट्स हुआ, वो सारी बातें हैं। रिपेयर के लिए भी मैकेनिक से आइडिया लेना है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो भाई हमें क्या पता कितने पैसे लगेंगे, तो एक बार एजेंसी ले जाओ, एस्टीमेट लगवा लो, उसी हिसाब से प्रोविजन बनाओ। अब एजेंसी जाने का टाइम नहीं, खुद ही आइडिया लगा रहे हो, यार ये बोनेट पे डेंट पड़ गया, लगा लो ये 5000 में ठीक हो जाएगा, ये हो गया बम्पर डैमेज हो गया, लगा लो ये 4000 में ठीक हो जाएगा। ऐसे एस्टीमेट लगाओगे तो गलत होंगे ही, तो एक्सपर्ट आइडिया लेके लगाओ, गलत नहीं होंगे। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म, रिकॉर्डिंग इन मनी ओनली, हाँ ये कमी है। ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को, क्वालिटीज को इग्नोर कर देती है। हाँ ये तो है, आप अपने घर से बेड उठा लाए या 4 चेयर उठा लाए दुकान पे, तो एंट्री कर सकते हो चेयर अकाउंट डेबिट फॉर टू कैपिटल, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मनी में वैल्यू लगानी पड़ेगी। ओनली इन दैट केस यू कैन रिकग्नाइज दैट फर्नीचर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, वरना रिकग्नाइज कर ही नहीं पाओगे, बुक्स में लिख ही नहीं पाओगे। क्लियर? एक बिजनेस ऐसा है जिसके एम्प्लॉय बड़े खुश हैं, बड़े सेटिस्फाई हैं, दूसरा बिजनेस वैसा है जिसके एम्प्लॉय खुश नहीं हैं, दंगे करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो ये अच्छे इंटेलिजेंट सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होना भी बिजनेस की एसेट है। ऐसे सेटिस्फाइड इंटेलिजेंट स्किल्ड एम्प्लॉय बिजनेस को कहां से कहां ले जाएंगे। तो लेकिन दूसरी तरफ स्ट्राइक धरने वाले एम्प्लॉय हैं, तो इस चीज को भी तो असेट माना जाना चाहिए, पर नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू लगाएंगे कैसे,
इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, इस क्वालिटेटिव फीचर्स को इग्नोर करती है अकाउंटिंग। ये नेगेटिव पॉइंट है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये तो उन्हीं चीजों को लिखती है विच कैन बी मेजरेबल इन मनी ओनली। क्लियर? एक कंपनी के एम्प्लॉय बड़े स्मार्ट हैं, लेंथ वाइज बहुत अच्छे हैं, ये सब, और उनकी कंपनी में ऐसे मार्केटिंग की टीम होगी तो उनका आउटपुट ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ क्या बुजुर्ग लोग हैं या ये समझो बस मोटिवेटेड नहीं हैं, उनके रिजल्ट कम होंगे। तो ये भी एक चीज़ है, पर इसको इग्नोर किया जाता है। इंडिया की हिस्ट्री में इन्फोसिस नाम की कंपनी ऐसी है जिसने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ वर्कर को भी एसेट्स में दिखाया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंटेलेक्चुअल का मतलब आपके ब्रेन से, आपके माइंड से है भाई, ये भी तो सेट होती है इंटेलिजेंट सेटिस्फाइड एम्प्लॉई, तो उसको उन्होंने अपनी बुक्स में बुक किया, पर हालांकि ट्रेंड नहीं है। आपको रियल लाइफ का केस बताता हूं। प्रशांत भूषण नाम से एक बड़े फेमस एडवोकेट हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के, केजरीवाल एंड पार्टी के फ्रेंड भी थे, उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन भी किया था, उसमें पार्ट थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी थे। प्रशांत भूषण शांति भूषण के बेटे हैं, काफ़ी फेमस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक असेट दिखाई। क्या? उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या है कोई स्टेंट डलवाया या बाईपास सर्जरी करवाई, 10-12 लाख रुपए लग गया। वो कहते हैं जी 12 लाख ये मेरी असेट है और इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा जो वो पैसा लगा है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं डेप्रिसिएशन कैसे, ऐसे थोड़ी, ये कोई एसेट थोड़ी होती है। कोर्ट में गया केस, कोर्ट में प्रशांत भूषण साहब ने कहा, एडवोकेट साहब ने, कि सर मैं तो चलता फिरता एक बिजनेस हूं, मतलब मेरा तो कोई दुकान देख के थोड़ी आता है, मैं तो वकील हूं, मेरे पास तो मेरा फिजिक ही क्या है, मेरी हेल्थ, मेरा ब्रेन, मेरा फिजिक, यही मेरा चलता फिरता बिजनेस है। मैं ठीक हूं, मेरा हार्ट ठीक है तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं। तो ये मेरे हार्ट क्या है, मेरे शरीर की मशीन है, उस पर 10-12 लाख रुपए लगा तो ही तो मैं काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो ये मशीन क्यों नहीं है साहब, ये मशीन है मेरे बिजनेस की, और मेरा हार्ट जो है और ये असेट है, इस पर क्यों ना डेप्रिसिएशन लगाऊं। जज के पास कोई जवाब नहीं था, पर जज ने हंसते हंसते कह दिया, कहाँ वकील साहब ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी डेप्रिसिएशन लगता है। चलो नहीं लगा, लेकिन जवाब उसका नहीं आया कि क्यों ना इसे एसेट माना जाए। तो इंडिया में फिलहाल इसे पर्सनल खर्च माना जाता है, असेट क्लासीफाई नहीं होता। इन चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में लेना बहुत मुश्किल है। कल को तो एक आदमी अपनी पूरी बॉडी को 5 करोड़ की एसेट्स में दिखा देगा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैल्यूज ही ऐसी चीज़ों की लगाए जा रहे हैं, पर कुछ तो होना चाहिए। ये चीज़ें भी तो मैटर करती हैं ना। एम्प्लॉई सेटिस्फाइड, स्मार्ट एम्प्लॉई, बोलने में एक्टिव हैं, दूसरे के नहीं हैं, आपने उनकी ट्रेनिंग पे लाखों रुपए खर्च दिया है, उनको स्मार्ट बनाने पे खर्च दिया है, तो ताकि लोगों को तो ही वो इम्प्रेस कर पाएंगे, समझा पाएंगे। पर इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ब्यूटीफुल होना, स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना, स्किल्ड होना, इनको मॉनेटरी टर्म में क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अकाउंटिंग में छोड़ दिया जाता है। ये तो एक थोड़ा सा आप मानेंगे कि क्या ये लिमिटेशन है। बाकी कुछ लोग कहते हैं अकाउंटिंग से गलत डिसीजन। भाई अकाउंटिंग से गलत डिसीजन लिया तो आपने लिया। मान लो आपने फाइनल अकाउंट देखे, असेट देख के इंप्रेस हो गए, कंपनी अच्छी है, लायबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, वो आपको पढ़ना नहीं आता तो हो रही है गलती। अगर आपको अच्छे से अकाउंटिंग होती तो आप जजमेंट सही ले लेते। कई बार आपको कंपैरिजन दिखाया जाता है बाजार में दो कंपनीज का, एक कंपनी ए और दूसरी बी। बी में कंपैरिजन ए से उन्हीं चीजों का दिखाया है जिसमें बी ए से अच्छी है, तो आपको लगेगा वाकई बी अच्छी है। बाद में आपको लगा कंपनी ए अच्छी थी, पता लगा गलत हो गया, ये अकाउंटिंग गलत है। अकाउंटिंग गलत नहीं, वो स्मार्ट वर्क किसी ने किया, कंपैरिजन ही उन चीजों का किया जो बी कंपनी में अच्छी थी ए से, और वो बहुत सी चीजें वहां दिखाई नहीं जो ए में अच्छी थी। मान लो 2 एसी कंपेयर किए गए बाजार में, 2 एसी या 3 एसी। एक कंपनी है, उन्होंने कंपनी लगा लो एबीसी लिमिटेड, उन्होंने अपने एसी का कंपैरिजन उन चीजों का किया दूसरे एसी से जो इसमें अच्छे हैं। आप इंप्रेस हो गए, उन्होंने वो चीजें बताई ही नहीं जो अच्छी नहीं। तो इसमें गलती यूजर की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की है कि उसने जो दिखाया वही समझ लिया। मीडिया न्यूज दिखाता है वही मान लेते हो, आप उसके पीछे जाके रियल फैक्ट जानने की कोशिश ही नहीं करते।
तो वही चीज़ है, वो हमारा एरर है, अकाउंटिंग का एरर नहीं है। तो बस यही है लिमिटेशन। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज के टाइम में मिसकंसेप्शंस ज़्यादा है, लिमिटेशन नहीं है उतनी जितनी हम सोचते हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ एंटरप्राइजेज में डाटा को मैनिपुलेट करके दिखाना अकाउंटेंट, वो भी गलत है। अगर मैनिपुलेशन करता है तो वही अकाउंटेंट गलत है ना, उसमें अकाउंटिंग की क्या गलती है? स्टॉक की वैल्यू गिरा ही नहीं रहा, तो इसमें अकाउंटिंग क्या करे? मैनिपुलेशन बाय अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट को हमेशा क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल, पर्सनल बायसनेस ना करे, वो जानबूझ के रिजल्ट अच्छे दिखाने या बुरा दिखाने सही नहीं है। तो ये बता रहा है अकाउंट में फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशन का, कह रहा है कि मॉनेटरी टर्म में दिखाया जाता है। लॉयल्टी, सेटिस्फेक्शन और स्किल, इन चीज़ों को इग्नोर करती है अकाउंटिंग, ये लिमिटेशन है। फिर दूसरा, बैलेंस शीट जो है एक पर्टिकुलर डे को क्या कुछ है ये बताती है, फ्यूचर का बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ये लिमिटेशन मैंने बताया अच्छी नहीं, पास्ट को पढ़ के ही फ्यूचर का फोरकास्टिंग होता है, तो ये कहना ये हिस्टोरिकल है, सही नहीं। फिर थर्ड में कहता है बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्या है, कई ऑप्शन देते हैं और उस ऑप्शन की वजह से बायसनेस हो जाती है। जानबूझ के अकाउंटेंट वो पॉलिसी फॉलो कर लेता है जिसमें वो जो रिजल्ट दिखाना चाहे वैसे दिखें। तो ये भी अकाउंटेंट के पार्ट पे एरर है, अकाउंटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमी नहीं है। कई बार कह रहा है एक रूल, एक पॉलिसी अलग है दूसरी अलग है, दोनों में क्या हो जाता है? कन्फ्लिक्ट। तो वो ध्यान से फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, जो भी फॉलो करो, ये चीज़ है। तो पर्सनल जजमेंट ये रहता है थोड़ा सा, पर अकाउंटेंट अच्छा रखो कि जानबूझ के वो पर्सनल प्रोविजन, जैसे अकाउंटेंट को लगता है इस साल प्रॉफिट मुझे कम दिखाने हैं कंपनी के, कंपनी दिखे लॉस में, मैनेजमेंट ने कहा कि आप शेयर गिरवाते हैं कंपनी के बाजार में, प्रॉफिट कम दिखा के ना, लॉस दिखा के, मार्केट में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी लोगों के माइंड में, कंपनी लॉस में, शेयर का रेट गिर जाएगा, हम लोग खरीद लेंगे, फिर रियल पोजीशन दिखा देंगे नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, शेयर रेट बढ़ जाएगा। ये मैनिपुलेशन जजमेंट हो सकती है बेस, क्या जानबूझ के प्रोविजन ज़्यादा बना देना, स्टॉक की वैल्यू एनआरवी गिरी नहीं, जानबूझ के गिरा के दिखा देना, ठीक, पर जो बच गए पास्ट के प्रोविजन रिवर्स ना करना, अक्रूड इनकम को ना दिखाना जबकि आउटस्टैंडिंग खर्चों को दिखा देना, जिससे प्रॉफिट क्या दिखे? कम। तो ऐसी सब गलतियां जानबूझ के करके सीक्रेट प्रॉफिट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो ये अकाउंटिंग के थ्रू होता जरूर है, पर ये पर्सनल बायसनेस अकाउंटेंट लोगों की है। मॉनेटरी टर्म वाली बात हो ही गई थी, डिफरेंट पॉलिसी वाली बात हो गई थी, तो बस इसमें यही है, हो जाएगा। इसी में देखना क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? कौन सी सब फील्ड नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग सब फील्ड नहीं थी, 5 थी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग का पार्ट है, ना कि सब फील्ड। ओके, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल। अकाउंटिंग में सब आता है एक्सेप्ट एक चीज नहीं आती। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग आती है, यस। सेकंड क्लासिफिकेशन आती है, यस। थर्ड समराइजेशन आती है, यस। ये तीनों तो अकाउंटिंग के पार्ट हैं। डिक्टेट द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट एंटरप्राइजेज में एंगेज इन। क्या अकाउंटिंग ऐसे सजेशन भी देती है कि तुम्हें ये ट्रांजैक्शन करनी चाहिए? क्या अकाउंटिंग ये बताती है माल बेच ना बेच, उधार दे ना दे? ना, ये तो आपको डिसीजन लेने हैं, अकाउंटिंग का ये पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, मॉडर्न में कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी है। ये सजेशन देने का काम अकाउंटिंग का नहीं, ये तो अच्छे मैनेजर ने लेने हैं डिसीजन। अकाउंटिंग में ऐसा कोई पार्ट नहीं है। तो ये पूछ रहा था अकाउंटिंग में सब आता है, क्या नहीं आता एक्सेप्ट वाला वो बता दो, तो ये डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सेप्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो अकाउंटिंग की नहीं है, वो ढूंढनी है। बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक में आता है। क्या हिस्टोरिकल नेचर की अकाउंटिंग है? हाँ। इट इज फैक्चुअल, इसमें किसी जजमेंट की जरूरत नहीं, गलत। अकाउंटिंग में किसी जजमेंट की जरूरत नहीं, गलत। अकाउंटिंग में जजमेंट की जरूरत है, ये लिखा पड़ा आपके सामने। डिफरेंट एरियाज आर देयर वेयर
जजमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ध्यान से जजमेंट लेनी है। और ये कह रहा है कोई जजमेंट की जरूरत नहीं, गलत कह रहा है। इट रिजल्ट फ्रॉम वेरियस पॉलिसीज एंड एस्टिमेट। हाँ, अकाउंटिंग तो तरह तरह की काउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और तरह तरह के एस्टीमेट लगा के होती है अकाउंटिंग। सही कह रहा है। इट एनहांस बाय मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। अकाउंटिंग की वैल्यू और बढ़ जाती है जब उसमें क्या ऐड होता है, इंटरप्रिटेशन। मैनेजमेंट नीचे क्या देती है, कमेंट। बिल्कुल, ये भी मॉडर्न अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या नहीं आता, ये गलत कह रहा है। कहता अकाउंटिंग फैक्चुअल है, इसमें किसी जजमेंट की जरूरत नहीं, पर्सनल। गलत कह रहा है, जजमेंट की जरूरत है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये वाली, बी वाली। बाकी तो हिस्टोरिकल है, एस्टीमेट लगते हैं, मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन देती है, ये सब इसके फीचर हैं। नेक्स्ट 4, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, डिजाइनिंग, तीनों पार्ट लिख रहा है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन नन। तो क्या कर दोगे, रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन दोनों का ऑप्शन होता तो वो कर सकता था, ऑप्शन नहीं है तो ओनली रिकॉर्डिंग। कंप्यूटराइज सिस्टम में तो रिकॉर्डिंग ही बुक कीपिंग है बस, क्योंकि क्लासिफिकेशन अपने आप होती है। नेक्स्ट 5th, ऑल द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, एक फंक्शन नहीं है। डिसीजन मेकिंग फंक्शन था, हाँ। मेजरमेंट फंक्शन था, यस। फोरकास्टिंग फंक्शन था, यस। डिसीजन में ये लेजर पोस्टिंग नहीं, दैट्स द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन, ना कि फंक्शन। फंक्शन तीनों थे लेकिन लेजर पोस्टिंग फंक्शन नहीं था। सेकंड का फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट। किसका हिस्सा है, समराइजेशन, अकाउंटिंग का। सेकंड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज असर्टेन। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता लगती है, रिकॉर्ड प्रिपेयर अंडर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में तो रिकॉर्डिंग होती है, टीबी तक का काम है, वहां से थोड़ी। बैलेंस शीट तो किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का। ट्रायल बैलेंस है, नहीं। अकाउंटिंग रिपोर्ट ऑन बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, यस। जो बैलेंस शीट के बेस पे रिपोर्ट बनती हैं उन्हीं से क्या पता लगती है, फाइनेंशियल पोजीशन। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, थर्ड में, लेंडर, क्रेडिटर, कस्टमर, ऑल। नेक्स्ट 4th, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कंसीडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कंसीडर करते हैं, असेट्स इन मनी, लायबिलिटी इन मनी, असेट्स एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी कहां से आ गई, अकाउंटिंग में आती नहीं। असेट्स एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी। ए सही है, बी सही है, डी सही है, तो डी करो, क्योंकि ए में सिर्फ असेट्स हैं मॉनेटरी लायबिलिटी बी में, डी में दोनों है, तो दोनों ही मॉनेटरी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेंगे आप, डी। ओके। 5th, 1 जनवरी को सोहन ने रेंट पे किया है 5000। ये क्या है, इवेंट, ट्रांजैक्शन, बोथ। ट्रांजैक्शन, रेंट पेड है, रेंट टू कैश, दैट इज ट्रांजैक्शन। कुछ लिया दिया है, दैट इज ट्रांजैक्शन। ओके। 6th, 31 मार्च को 2000 का माल बेचने के बाद बच गया है 10,000 का स्टॉक। ये बचा हुआ कोई ट्रांजैक्शन के बाद बच गया है, दैट इज इवेंट। तो पूछ रहा है वेदर इट इज ट्रांजैक्शन और इवेंट, इट इज इवेंट। समझ आया। इस तरह से ये फर्स्ट टॉपिक जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कंक्लूड होता है।